हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं उपाध्याय सर और आप सभी का हमारे इस केमिस्ट्री विद उपाध्याय सर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग की रिवीजन क्लास हो रही है। हमारी रिवीजन क्लास है क्लास 12 सॉलिड स्टेट की। आज पहली लेक्चर है, लेक्चर 1 लेकर के आए हैं हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं बाबू। सबसे पहले हमारे जो चैप्टर है, अगर हम अपने चैप्टर की बात करें तो हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है, इसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं, हम इसे सॉलिड स्टेट कहेंगे। सॉलिड स्टेट, जो आपका सॉलिड स्टेट है, हम इसे ठोस अवस्था का नाम देते हैं हिंदी में। ठीक है, तो सब सवाल इस बात का है कि हम ठोस अवस्था पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। लेकिन सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले हम ये तो जान ले व्हाट इज सॉलिड मीन्स हमारा जो ठोस है ये ठोस क्या है। तो ठोस की अगर हम बात करें तो आप प्रीवियस क्लास 11 में पढ़े होंगे। जब हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ के वर्गीकरण 3 वर्गों में किए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जिसमें हमने सबसे पहले अगर ठोस की बात की तो ठोस जो होता है वो आपका क्या होता है, तो वह पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे हम लोग ठोस कहते हैं। मतलब जिसके ना तो हम आकार में कोई परिवर्तन कर सकते हैं और नहीं हम उसके आयतन में परिवर्तन कर सकते हैं। मीन्स हम उसके शेप में किसी तरह की कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर हम बातें कर लें तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका निश्चित आकार, अब निश्चित आकार के बाद हम दो चीजें 10th क्लास में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं कि निश्चित आकार और स्थिर आयतन, मतलब आकार और आयतन दोनों निश्चित। लेकिन हम यहाँ एक चीज ऐड किए हमने कि यहाँ जो है स्पष्ट सीमा, स्पष्ट सीमा का मतलब जिस पदार्थ को हम लेकर के आएंगे जो उसकी बाउंड्री होती है, बाउंड्री का मतलब जो पदार्थ की बाहरी सतह होती है उसके बाहरी सतह में भी किसी तरह की कोई परिवर्तन नहीं होती है, वही पदार्थ आपका ठोस कहलाता है। वही पदार्थ आपका ठोस कहलाता है। इसलिए कहा जाता है कि वैसे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित हो, जिनका आकार निश्चित हो, जिसकी सीमा जो है, जिसका बाहरी सतह दृढ़ हो, निश्चित हो, कोई परिवर्तन न किया जा सके और उसका आयतन स्थिर होता है, उन्हें हम लोग ठोस कहते हैं। अगर हमारे जो अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट हैं या छोटी छोटी अगर हम बातें करें तो डेफिनेशन को हम कॉमनली दूसरे सेकंड लैंग्वेज में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि सब्सटेंसेस दैट हैव अ डेफिनिट शेप एंड अ डेफिनिट बाउंड्री also have a definite volume stable, they are called as a solids। ये सब उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, सॉलिड बोलेंगे। सबसे पहले अगर आपसे कोई बोले कि ठोस अवस्था हम पढ़ने जा रहे हैं, भाई आप उसे बोलो कि ठोस अवस्था तुम बाद में पढ़ना, पहले तुम ये बताओ, पहले तुम ये पढ़ लो कि ठोस क्या है। ओके, तो आई होप आप सबकी ठोस की जो डेफिनेशन है सबकी क्लियर हो गई होगी। व्हाट इज ठोस, ठोस क्या है, सब लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग अपनी अगली बात करते हैं। थोड़ा सा ठोस की जो डेफिनेशन है हम दूसरे लैंग्वेज में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो एकदम आसान भाषा में जो आप सोच रहे हैं। ठोस वह पदार्थ है जिसका आयतन तथा आकृति निश्चित होता है। ये जो दूसरी लैंग्वेज की डेफिनेशन है हम एकदम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। मीन्स यहाँ हम 11th 12th और यहाँ 9th 10th में 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि ये ठोस है, ठोस है, ठोस है, यही उसकी डेफिनेशन है। इवन हम पढ़े ना पढ़े, इवन हम सभी जानते हैं कि ठोस जो होता है वो अगर हम कहीं रख देते हैं, किसी चीज़ों किसी जगह पे भी अगर हम उसको रख दें, व्यवस्थित कर दें, उसकी शेप, साइज, वॉल्यूम किसी तरह की उसमें कोई परिवर्तन नहीं होती। ओके, अब हम लोग बातें करते हैं थोड़ी सी। अगर हम बातें करें आणविक गतिक मॉडल, अब अगर हम बात करें आणविक गतिक मॉडल का मतलब उस आणविक गतिकी मॉडल, इसका मतलब हो जाएगा कि जो उसकी कंस्टिट्यूएंसी है, मतलब जो ठोस है, जो ठोस की निर्माण की अगर हम विधि देखें, अगर ठोस की जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पर देखें तो हम बोलेंगे कि कोई भी ठोस जो है अवयवी कण से मिलकर बना होता है। कोई भी ठोस जो होते हैं वो अवयवी कण से मिलकर बने होते हैं। मतलब अवयवी कण का मतलब जो कण किसी पदार्थ को निर्माण में, जो कण किसी पदार्थ के निर्माण में भाग लेते हैं उन कणों को अवयवी कण कहते हैं। और ठोस पदार्थ के अवयवी कणों को 3 अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसमें हम उनको उनके संघटक कण भी बोल सकते हैं। ये संघटक कण परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। परंतु स्टूडेंट्स अब रही बात कि कोई एक पदार्थ, कोई एक ठोस पदार्थ बनाने में कोई ये जरूरी नहीं है कि एक ही कण से मिलकर के एक परमाणु से ठोस बन जाएगा या एक अणु से बन जाएगा या एक आयन से बन जाएगा। इसीलिए हमें पता होना चाहिए, हम जानते हैं कि ठोस का निर्माण परमाणुओं के समूह से, अणुओं के समूह से और आयनों के समूह से बनता है। इसीलिए हम यहाँ बोलते हैं कि गतिज आणविक मॉडल के अनुसार ठोस का जो निर्माण है, जो ठोस के संघटक
कण हैं उनको परमाणुओं के रूप में, अणुओं के रूप में और आयनों के रूप में स्पष्ट किया जाता है, बताया जाता है, और जो कि एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। मतलब ठोस के कणों की जो क्रमागत व्यवस्था है वो नियमित होनी चाहिए, वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होंगे तब जाकर के ठोस का निर्माण होता है, क्योंकि यही नियमित व्यवस्था की वजह से ठोस जो है दृढ़ होते हैं। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, मान लीजिए क्वेश्चन ठोस अवस्था का तो नहीं है, लेकिन हम अगर बात करें स्टेट ऑफ मैटर का है, मतलब पदार्थ की अवस्था का है, जिसमें पदार्थ की पहली अवस्था ठोस अवस्था की हम बात करते हैं, दूसरी आपकी द्रव, गैसीय, इनकी हम बात नहीं करते हैं। फिलहाल एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो ठोस अवस्था में पदार्थ अपने उनकी आकृति आयतन निश्चित होता है, द्रव अवस्था में ऐसा क्यों नहीं होता है, गैसीय अवस्था में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो द्रव है हमारे द्रव जो है वो तरल फेज में होते हैं। अगर हम जिस पात्र में रखते हैं, जिस जगह पर रखते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं, उस बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेते हैं, उसके आयतन को ग्रहण कर लेते हैं, राइट। लेकिन वही गैस की बात करें, गैस भी सेम उसी तरह से है। तो ये ठोस ही ऐसा क्यों है? तो इसीलिए है क्योंकि ठोस के कण नियमित क्रम में हैं, जबकि द्रव और गैस के कण नियमित क्रम में नहीं है। और जब नियमित क्रम में नहीं होंगे तो वहां से पॉसिबल नहीं है कि वो कर पाए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो ठोस के कण होते हैं बाबू, ये प्रबल बलों द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। मतलब इनके मध्य जो है अंतराण्विक आकर्षण बल वो प्रबल कार्य करता है। प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल भी एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए वे स्थिर स्थिति में उपस्थित होते हैं। मतलब इसीलिए वो स्थिर उपस्थिति में उपस्थित होने का मतलब कि कोई भी इंसान या कोई भी कण या दुनिया का कोई भी मतलब कण ले लो या कुछ भी ले लो जो स्टेबलाइज है, स्थिर है, जब स्थिर रहेगा तो उसके अंदर किसी तरह की कोई गति नहीं होगी, वो किसी तरह की गति का कोई बढ़ावा नहीं करेगा। ओके, अब हम लोग बातें करें अगर तो ठोसों के गुण जो होते हैं न केवल संघटकों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। मतलब जो ठोस के गुण हैं वे संघटकों की प्रकृति पर ही केवल निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि उनकी व्यवस्थाओं पर भी निर्भर करते हैं। मतलब जो ठोस हैं तो ठोस जो हैं छोटे छोटे कण से मिलकर बनते हैं और वही छोटे छोटे कण संघटक कण कहलाते हैं। इसीलिए ठोस की जो गुण है संघटक कणों पर ही केवल निर्भर नहीं करती है, बल्कि कण के साथ कण की व्यवस्था पर भी निर्भर करती है कि कण कैसे व्यवस्थित हैं, नियमित व्यवस्थित हैं या अनियमित व्यवस्थित हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी बातें हम लोग पॉइंट पॉइंट करके डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी बातें मे भी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं और वहाँ यहाँ से खास करके ठोस से तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव इतने अच्छे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसे हम सोच नहीं सकते। ओके, तो चलिए हम अब यहाँ तक आई होप सबके ठोस क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है सभी के ठोस? कोई दिक्कत ठोस में किसी को नहीं है? अब जब ठोस क्लियर होता है तो हम ठोस के वर्गीकरण की अगर बात करें, हम ठोस की वर्गीकरण करते हैं थोड़ा सा। तो जब ठोस का वर्गीकरण करते हैं तो ठोस का वर्गीकरण पहले तो हम देखिए, ठोस की अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो ठोस की वर्गीकरण करेंगे, हम बोलेंगे कि टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो टाइप्स का मतलब होता है ठोस के प्रकार। टाइप्स का मतलब क्या होता है? ठोस के प्रकार। मतलब ठोस जो होते हैं हमारे ठोस मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है जो हम लोग प्रीवियसली जानते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। आपका क्रिस्टलीय ठोस जो है सतत ठोस और सतत ठोस कहलाता है। सतत ठोस कहलाता है। क्रिस्टलीय ठोस जो है आपका सतत ठोस और सतत ठोस कहलाता है। मतलब ये जो है अब ये हम लोग कहते हैं ना कि सतत ठोस का मतलब कि ये रियल सॉलिड होता है। क्या होता है? रियल सॉलिड। इसे वास्तविक ठोस भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस भी कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस जो हमारा होता है इसे छद्म ठोस कहते हैं या आभासी ठोस कहते हैं। आभासी का मतलब काल्पनिक ठोस भी कह सकते हैं। तो काल्पनिक ठोस, आभासी ठोस वे होते हैं वैसे ठोस जो ठोस की तरह दिखते हैं परंतु वास्तविक में उनकी गुण जो है ठोस के समान नहीं होती है। वे क्या होते हैं? आभासी ठोस होते हैं, काल्पनिक ठोस होते हैं, छद्म ठोस होते हैं, परंतु हम इन्हें ठोस कहते हैं। और उस तरह के ठोस को हम जो नाम देते हैं वो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अभी आपको घबराने सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट हमने अभी आपको बस प्रकार की बात किया है। हम लोग यहाँ लिखे हैं कि ठोसों के प्रकार एवं वर्गीकरण। हम वर्गीकरण में अभी नहीं गए हैं, अभी हम प्रकार की बात कर रहे हैं। पहला जो हमारा है पॉइंट
ठोसों के प्रकार। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ठोसों का वर्गीकरण। तो अगर ठोसों के प्रकार की हम बात करें तो ठोसों की प्रकार ठोस दो प्रकार की होती है, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत? ठोस आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, और बहुत बार क्वेश्चन अगर आप देखेंगे अच्छे से क्वेश्चन बैंक में तो पूछता है कि निम्नलिखित में कौन वास्तविक ठोस है? तो आपका हो जाएगा कौन सा वास्तविक ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस। अगर निम्नलिखित में कौन सा छद्म ठोस है, आभासी ठोस है, तो अक्रिस्टलीय ठोस है। अब रही बात कि क्यों उसको वास्तविक ठोस कहेंगे, कि उसको आभासी ठोस कहेंगे, इसकी हम बात करेंगे आगे। फिलहाल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहाँ हम लोग थोड़ी सी इनकी व्यवस्था की बात कर लेते हैं, तब हम लोग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, इनकी विशेषता की बात हम करेंगे। ओके, फिलहाल हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस में कि क्या क्या उनकी ये होती है। क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परास, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो दीर्घ परास कोटि के होते हैं। मतलब जो इनका ऑर्डर होता है एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। मतलब जो इनमें कणों के व्यवस्था की जो नियमितता होती है, जो निश्चितता होती है, वो एक लंबे समय तक, मतलब एक लंबी दूरी तक रहती है। लेकिन इसमें क्या होती है, लघु परास कोटि के होते हैं। मतलब इसमें जो अवयवी कण होते हैं लघु परास कोटि के होते हैं। इस लघु परास कोटि का मतलब कि जो शॉर्ट रेंज वाले होते हैं, कि छोटी छोटी रेंज में उनकी जो है सब डिवीजन। मान लीजिए कि हम लोग अगर बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस का मतलब जो इनके कण होंगे लाइक दिस। हम अभी कुछ देर में क्रिस्टलीय ठोस की भी बात करेंगे, ठीक है? कुछ इस तरह से होगी। मतलब हम क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम बात करें छोटा सा, कि एक लोहे का टुकड़ा, ठीक है, एक लोहे का टुकड़ा और एक प्लास्टिक का टुकड़ा, दोनों लेकर के आते हैं। तो दोनों में सबसे पहले हम बोलेंगे कि कौन आपका क्रिस्टलीय ठोस है और कौन आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आप बोलोगे कि सर लोहे का टुकड़ा एक क्रिस्टलीय ठोस है और सर प्लास्टिक का टुकड़ा एक अक्रिस्टलीय ठोस है। तो अक्रिस्टलीय ठोस बोलने का ऐसा थोड़ी ना रीजन है कि सर हम बस दोनों को देख लिए, दोनों अलग है इसलिए बोल दिए। नहीं, इसमें कुछ चीजें होती हैं, कि कुछ गुण होते हैं, कुछ इनके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जिस टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे हम बोलते हैं कि क्रिस्टलीय है और अक्रिस्टलीय है। पहले तो हम लोग हो गई कि लघु परासी और दीर्घ परासी व्यवस्था। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो इनका गलनांक निश्चित होता है। मतलब इनका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है, जबकि इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। अब कैसे पता चला? तो लोहे के टुकड़े को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसको हीट करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसे गर्म करते हैं, तो क्या लोहे का टुकड़ा पिघल जाएगा? ओके, एंड जो ये है प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक के टुकड़े को अब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ले जाने के बाद प्लास्टिक क्या हो जाएगा? 100 पर ले जाने की जरूरत पड़ेगी उसको, उससे भी कम पे, मतलब काफी 34-35 पे ये अपना जो है अपने आप अपनी अवस्था को क्या करता है? परिवर्तित करने लगता है। मतलब वो क्या होता है, ठोस में भी है तो द्रव में परिवर्तित होने लगता है। प्लास्टिक का टुकड़ा को अगर हम थोड़ी तापमान कुछ समय तक के लिए दे दें तो वो क्या हो जाएगा कि अपने अवस्था को परिवर्तित करना प्रारंभ कर देगा। ओके, अब हम बातें करते हैं बाबू कि इसकी गलन की ऊष्मा निश्चित होती है। मतलब कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं अगर उनको गलाना है तो गलाने के लिए एक उनके पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जाना पड़ेगा। जैसे उस तरह से हम लोग जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग जल को उबालना होता है, बॉइलिंग पॉइंट मींस क्वथनांक की हम बात करते हैं, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री तक जब तक नहीं पहुंचेंगे क्या वो आपका बॉयल होगा? नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें तो इसीलिए बोलते हैं कि इसकी गलन की ऊष्मा निश्चित होती है, जबकि इनकी गलन की ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। मतलब किनके गलन की ऊष्मा निश्चित नहीं होती है? तो अक्रिस्टलीय की, मतलब प्लास्टिक या कोई भी अक्रिस्टलीय ठोस है उसको गलने के लिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है। मान लीजिए हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण का तापमान अगर 35 डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री सेल्सियस है? 35 डिग्री। अब इससे थोड़ा सा ज्यादा तापमान दे दिया जाएगा, मतलब 35 से 40 कर देंगे या 40 से 50 भी कर देंगे, तो ये जो है आपको अक्रिस्टलीय ठोस अपने गलनांक मतलब अपने अवस्था परिवर्तन के फेज में इंटर कर जाएंगे। ये अवस्था धीरे धीरे परिवर्तित होने लगेगी। लेकिन ठोस में ऐसी बातें, क्रिस्टलीय ठोस में ऐसी बातें नहीं है। ओके, आई होप ये सब क्लियर हो गई होगी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब ये क्लियर हो जाती है तो अब हम लोग बातें करते हैं
सर ये बोल रहे हैं लोहा क्रिस्टलेट हो सकता ऑफ कोर्स या है, लोहा गलेगा? नहीं गलता, लोहा दम गलेगा। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब कि लोहा जो है एक धातु है, एक पदार्थ है, उस लोहा से तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं। आप देखते हैं लोहे की दरवाजा डोर भी होती है, लोहे की बॉटल भी होती है, लोहे का बॉल भी होता है। बस बहुत तरह तरह की चीजें, हम लोग डंबल वगैरह जो यूज करते हैं जिम वगैरह में, साइकिल आप यूज करते हैं, क्या है कहीं ना कहीं मेटल्स का है, तो वो गलेगा नहीं तो उनकी आकार कैसे परिवर्तित होगी। इसीलिए कहा जाता है कि हर प्लास्टिक गल जाएगा ना? क्या प्लास्टिक तो उससे ज्यादा गल जाएगा। प्लास्टिक ज्यादा गल जाएगा, इसीलिए ना प्लास्टिक कम तापमान पर गलेगा। मतलब कि आपके पास अगर मान लीजिए कि आपका कोई लोहा नहीं है, आपके कोई क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, आपके पास कोई अक्रिस्टलीय ठोस नहीं। दो उदाहरण लेकर ले लीजिए, आपके घरों में जो आप बर्तन रखते हैं, स्टील, नॉन स्टिक या छोड़ दो लोहा ले लो, तवा यूज करते हैं हम लोग, उसको अपने गैस पे बैठाते हो, डेली वही काम करते हो, क्या वो आपका गल जाता है? नहीं लगता। नहीं। लेकिन जिस कोई वहाँ पे एक छोटा सा प्लास्टिक का कोई एक बर्तन ले लो, उसे गैस पे बैठा करके देखो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मतलब ये कहा जाता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके ताप की सहनशीलता बहुत ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? मतलब वो उच्च ताप पर गलते हैं, उनका गलनांक काफी उच्च होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक काफी निम्न होते हैं, वो कम तापमान पर ही अपनी अवस्था परिवर्तित कर देते हैं। ऐसी हमने बातें की। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं किसकी विशेषताएं। किसकी विशेषताएं भाई? हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं ठोस की विशेषताएं। तो हम लोग बातें करते हैं कि ठोस की विशेषताएं, प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बनता है। ठोस की विशेषताएं हैं कि जितने भी ठोस होते हैं वो किन से मिलकर के बने होते हैं? अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। ये अवयवी कण जो हैं आपके अणु होते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने बताया अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या आयन होते हैं। अर्थात जो ठोस होते हैं वे निबिड़ संकुलित होते हैं तथा असंपीड होते हैं, अतः इन्हें कठोर कहा जाता है। मतलब ठोस को निबिड़ संकुलित कहने का क्या मतलब है? तो ये क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। मतलब ये जैसे निबिड़ संकुलित का मतलब होता है कि ठोस के जो कण होते हैं एक दूसरे से इतनी अच्छे से दब करके एक दूसरे के साथ जो क्रमागत एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर के बने होते हैं कि इनके बीच में किसी तरह की कोई रिक्त स्थान नहीं होती है, इनके बीच में किसी तरह की कोई दुर्बलता नहीं होती है। इसी की वजह से जो संकुलन है निबिड़ संकुलित कहा जाता है। ठोस को निबिड़ संकुलित कहा जाता है, जिसी की वजह से हम लोग बोलते हैं कि ठोस कठोर होता है। मान लीजिए छोटा सा लोहा का टुकड़ा लेकर के आते हैं, खूब दबाने की कोशिश करते हैं, क्या उसकी शेप साइज को बदल सकते हैं हम? नहीं। क्यों नहीं बदल सकते हैं? क्योंकि उसके जो कण हैं वो पूरी तरह से, मान लीजिए कि एक छोटा सा टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा है इसमें पूरी तरह से ये कण जो हैं भरे हुए हैं, इनमें किसी तरह की कोई रिक्तियां नहीं है, इनको अच्छे से दब करके पैक हुए हैं। मतलब इतने अच्छे से पैक हैं, इनमें किसी भी एक अन्य कण के लिए कोई स्थान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल छोटा सा लेंगे, एक वो हो गया। अब एक कंप्लीट ठोस, ठोस का मतलब मान लीजिए कि जस्ट जो ट्रेन की बात करते हैं, रेल की पटरी, ठीक है, एक उसका लोहा और एक छोटा सा संदूक बक्सा जो टीना का बनता है, ठीक है। अब दोनों को हम लेकर के आते हैं और दोनों को दबाने की कोशिश करते हैं। कौन है जो किसके आप शेप को बदल सकते हैं, किसके आकार को आप बदल सकते हो? इसको बदल सकते, बॉक्स के आकार को आप बदल सकते हो, और इसके आकार को क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि इसके कण जो हैं वो निबिड़ संकुलित है, इनके कण जो हैं, इनके कणों के बीच किसी तरह की कोई रिक्त स्थान नहीं है, और जब रिक्तियां नहीं है इसलिए असंपीड है ये, इसकी वजह से कठोर है, ठोस है। ओके, लेकिन ये भी ठोस है भाई, ये भी ठोस है, क्योंकि ये ठोस है लेकिन ये असंपीड है कि संपीड है? बताइए, ये ठोस है, संपीड है, असंपीड? तो हम बोलेंगे कि ये संपीड होगा क्योंकि इसकी हम आकृति को बदल सकते हैं, बीच में इनके कणों की कोई व्यवस्था नहीं है, बीच में इनके रिक्तियां, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के बाद अगर हम बात करें बाबू तो कहा जाता है, जो हमने ऊपर पढ़ाया है फिर से हम रिपीट ही करें उसको, ठोस के अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, मतलब इनके स्थान, इनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है कम होता है, अत्यंत अल्प होता है, अर्थात इनकी स्थिति स्थिर बनी रहती है, अतः ठोस का आयतन भी निश्चित बना रहता है। क्योंकि ठोस के कणों के मध्य जो आपकी रिक्तियां होती हैं
अत्यंत अल्प होते हैं, इनके बीच में किसी तरह की कोई रिक्ति नहीं होती है, जिसकी वजह से इनका आयतन स्थिर बना रहता है। आई होप यहाँ तक सबकी क्लियर हो गई होगी। अब कहा जाता है कि जो ठोस की कण है, जो ठोसों के हम घनत्व की बात करते हैं तो गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है। भाई अगर गैस और द्रव की तुलना में अधिक नहीं रहता है इसका घनत्व, तो ये स्थिर कहाँ से रहता है? क्योंकि गैस और द्रव, गैसीय कण तो कहीं स्थिर नहीं है, राइट ना। अब इनके साथ साथ जो द्रव है उनके भी कणों की अनियमितता है, मतलब निश्चितता उनके कणों में कोई नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि ठोस का घनत्व गैस और द्रव की तुलना में अधिक होता है। इनका गलनांक प्रायः अधिक होता है और जो ठोस के मध्य ठोस जो है ये माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन करते हैं। मतलब कहा जाता है कि जो ठोस के कण हैं, ठोस के कण, ये इनका जो दोलन होता है अपने माध्य स्थिति के सापेक्ष वो एक प्रकार का होता है, मतलब सभी दिशाओं में जो इनकी दोलन है वो एक समान होती है, इसीलिए कहा जाता है कि माध्य स्थिति के सापेक्ष इनका दोलन एक समान होता है। आई होप यहाँ तक सबकी क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है? ठोस क्या है सबको क्लियर है? पहले हम लोग सभी लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टार्ट करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लिया, क्लियर। आप स्क्रीनशॉट अच्छे से लेकर के प्रॉपर्ली नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे आपका रिवीजन हो जाएगा, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम नेक्स्ट करें, नेक्स्ट मेरी फास्ट, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे आपकी जो लोड है बढ़ती जाएगी, आपके ऊपर टाइम कम है और लोड बढ़ेगा, इसलिए लोड ना बढ़े इसलिए मोबाइल फोन में नहीं रहेगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप करते भी चलेंगे, ओके। हो गया है यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? ये वाली भी करनी है, ऊपर वाला बस इतने ही। इज दैट क्लियर? सबकी क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, अब जैसे अब देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर दिए ना सॉलिड आपके क्लास में, तो अब क्या करेंगे कि मान लीजिए आपको 5 to 6 सॉलिड पढ़ाएंगे एंड जो 8-20 से जो हम लोग बेसिस जैसे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जितना टॉपिक यहाँ पढ़ाएंगे उतना ही टॉपिक का वहाँ प्रैक्टिस करा दिया जाएगा डेली का डेली, ताकि आपको रिवीजन करने की भी कोई खास आज नहीं, क्योंकि आज अब इस पे उतने क्वेश्चन नहीं ना बन पाएंगे जितने चाहिए। फिलहाल आप यहाँ तक कर लिए। अब हम लोग जो अगली क्लास हमारी आएगी, अभी तो छुट्टी कर रहे हैं क्योंकि अगली थोड़ा सा रिकॉर्डिंग है, थोड़ा सा पहले आया कीजिए आप, अब इसको क्विट कर दीजिए, आप थोड़ा सा पहले और आएंगे।